हेलो नमस्कार। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जाएंगे लगभग 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मोस्टली हम 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2021 के CUET PG के डिस्कस करेंगे और लगभग 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो हम 2022 मतलब लास्ट ईयर के 75 क्वेश्चंस मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस पूरे सेशन की कि जब हमें 150 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सेक्शन वाइज करेंगे, आपके सिलेबस के तहत करेंगे, राइट। सो कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनकी डेप्थ क्या है, क्या क्या पूछ रहे हैं, सुपरफिशियल क्वेश्चंस कौन से है, ज़्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन कौन से है, टेक्निकल क्रिटिकल क्वेश्चंस कौन से है, राइट। सो उसमें लेवल्स क्या क्या है, टाइप्स क्या क्या है, राइट। ये हम समझेंगे अच्छे से। और 2 साल की इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट है ना ये 2 साल के, तो एक ट्रेंड समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स पे कौन से सेक्शंस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आज हम ये पूरा जानेंगे ताकि मतलब आगे वाले 2-3 महीने में आपको प्रिपरेशन में थोड़ा वो ईजी हो जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इन टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टोटल इस सेशंस में। जैसे कि हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही में हम उसका सिलेबस के तहत आगे की स्ट्रैटेजी और कोर्स प्लान भी डिस्कस करते जाएंगे। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस लास्ट टाइम, दिस आल्सो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जी ये जो आपका पहला जो सेक्शन है, राइट, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी, उसमें प्लेटो, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, हॉब्स है, लॉक है, राइट, रूसो है, जेस मिल है, कार्ल मार्क्स है। दीज आर ऑल थिंकर्स, राइट, within this sections and roles also. So I already said that you need to refer these 3 sources, right. Anyone you can choose, right, and IGNOU will be alternative, right. If you are choosing any one book of this or Shefali Ma'am's book, any book, IGNOU will be like you need to read IGNOU also. So 2 sources, any 2 sources, right. देयर वर 25 क्वेश्चंस, लगभग 25 क्वेश्चंस थे 2021 और 22 के मिला के इस सेक्शन पे, राइट। इन टोटल सब थिंकर्स पे हम देखेंगे क्या क्या थे। तो स्टेट ऑफ नेचर इज अ कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। स्टेट ऑफ नेचर कहाँ पे मिलता है हमें? जब हम सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट डिस्कस करते हैं ना, वो स्टेट ऑफ नेचर देते हैं। तो कौन कौन है सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, राइट? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोस्टली कौन है? हॉब्स, लॉक और रूसो, राइट। दीज आर 3 आर सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट। इन तीनों के ही राइटिंग्स में हमें स्टेट ऑफ नेचर मिलता है, राइट। तो इसका आंसर होगा, राइट, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड निकोलो मैकियावेली मीन बाय फॉर्चूना? उसका जो फॉर्चूना का कंसेप्ट है, क्या है मैकियावेली का, राइट? मोरालिटी, करेज, अनकंट्रोलेबल कंडीशन और फ्रीडम। इसका आंसर है ये, राइट, अनकंट्रोलेबल कंडीशन। देन है कि एसेंट टॉलरेशन किसका है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 2021 में आया था, राइट। किसका है ये एसेंट टॉलरेशन? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। राइट, ये लॉक का है ना। मतलब देखिए कि कैसे बुक्स पूछा है, बुक्स किसका है, कंसेप्ट किसका है, राइट। निकोमेनिटिस किसका है, सबको पता होना चाहिए, एरिस्टोटल का है, राइट। लेविएथन किसने लिखा है? ये सब क्वेश्चंस 2022 के हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। लेविएथन किसका है? लेविएथन किसका है, राइट, हॉब्स का है। तो पता होना चाहिए, मेजर बुक्स है, डोमिनेंट बुक्स है, क्लासिकल टेक्स्ट जिनको हम बोलते हैं, राइट। ओरिजिनल पोजीशन हमें मतलब किससे एसोसिएटेड है? ओरिजिनल पोजीशन की जो कंसेप्ट है, राइट। जो जॉन रॉल्स अपना जस्टिस का थ्योरी देता है, वो जॉन रॉल्स जब जस्टिस के थ्योरी में वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करता है, वहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन मिलती है, राइट। और वही क्वेश्चन अगर आप देखोगे, हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द आइडिया ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस? वेल ऑफ इग्नोरेंस कौन यूज करता है, राइट? फिर से जॉन रॉल्स आ जाएगा, है ना। मतलब कैसे कनेक्शंस है देखो क्वेश्चंस में, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे, राइट। फिर से आएगा जॉन रॉल्स, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ जस्टिस? रॉल्स के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू क्या है जस्टिस का? ये कीवर्ड्स है, राइट। ठीक है, वो इक्वलिटी की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है
कि जो प्रोसीजर का फेयरनेस है वो मेंटेन होना चाहिए, तो ही जस्टिस होगा। एट द एंड वो प्रोसीजरल थिंकर है, याद रखिए। जॉन रॉल्स इस क्या है, वो यूटिलिटेरियन है या सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन है, परफेक्शनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है? मार्क्सिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, परफेक्शनिस्ट भी नहीं है, कोई भी नहीं होता है। परफेक्शनिस्ट की बात कौन करता है? प्लेटो करता है, याद रखिए। यूटिलिटेरियन तो नहीं है, राइट, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन, राइट। एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की ही तो बात करता है रॉल्स, ठीक है। एरिस्टोटल के लिए यूडेमिनिया क्या है, राइट? हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस मतलब क्या है? फिर वो ह्यूमन गुड बन जाता है, राइट। यूडेमिनिया क्या है? ह्यूमन गुड। ये मेजर कंसेप्ट है यार, डोमिनेंट कंसेप्ट है। आप लोग मतलब थियरी ऑफ फॉर्म किसका है? प्लेटो का नाम आना चाहिए, राइट। यूटोपियन आइडियलिस्टिक है प्लेटो। तो ऐसे अलग अलग एक कंसेप्ट होती है ना कि ये इसका कंसेप्ट है। हेजेमनी किसका है? ग्रामसी का है, राइट। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किसका है? मार्क्स का है। तो एक एक डोमिनेंट कंसेप्ट होते हैं। आगे भी ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। आपको एक थिंकर का नाम एकदम मुंह पे आना चाहिए, राइट। ये टेक्स्ट किसका है, ये कंसेप्ट किसका है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी किसकी है, ये किसका है, मतलब एक आना चाहिए वो इतना रिवीजन होना चाहिए आप लोगों का, याद रखिए। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू स्टेट और प्रॉपर्टी, ये तीनों राइट सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, ऐसे कौन कहता है, राइट। ये हमें लॉक के राइटिंग में मिलता है। मतलब वो देखिए, वो ज़्यादा डेप्थ में जा ही नहीं रहे, ये सब सुपरफिशियल चीज़ें हैं। जब आप राजू भार्गव आचार्य का बुक पढ़ोगे या आप ओपी गौबा पढ़ोगे, राइट, तो ये सब मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा, है ना। और जो थ्योरी का सिलेक्शन है, और थ्योरी का सेक्शन और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सेक्शन ओवरलैप करता है। आप इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि हाँ ये क्वेश्चन पूरा पूरा ये है। दोनों सेक्शन के क्वेश्चंस मिला के देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाते हैं ये दोनों। कंसेप्ट ऑफ फॉर्म अभी मैंने कहा प्लेटो का है, राइट। Which of the following thinker presented the idea of historical materialism? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किसका है, राइट? कार्ल मार्क्स का है ना। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन आइडियलिज्म, फ्रेंच सोशलिज्म, इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या है? ऑल ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स दे सकते हो या आप खुद के माइंड में सोच सकते हो। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दिस थ्री, राइट, ट्रेडिशंस। मार्क्स का जो एलिनेशन का कंसेप्ट है वो उसके कौन से बुक में मिलता है? जर्मन आइडियोलॉजी में मिलता है, या 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्टे में मिलता है, या थेसिस ऑन फेरोबैक में मिलता है, या ईपीएम इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, राइट। ये एक फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है, नेट में भी आ चुका है। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट में, ईपीएम में हमें ये 1844, राइट, इसमें हमें ये मिलता है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, ये थियरी किसने दिया है? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। जब आप लिबर्टी पढ़ते हो, राइट, जेएस मिल का ऑन लिबर्टी, मतलब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी आपको, लेकिन जब भी आप पढ़ोगे उनके बारे में तो ये मिल जाएगा आपको, राइट। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, ऑदर रिगार्डिंग एक्शन वगैरह वगैरह। ऑदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में नहीं करना चाहिए, राइट। सो दैट सॉर्ट ऑफ। रिलक्टेंट डेमोक्रेट किसको कहते हैं, राइट, फिर से जेएस मिल। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है एक्चुअली, और ये 2021 का है, 2022 का है नीचे का। ये कुछ बुक्स दिए हैं, राइट। और फिर से आपको मैच द फॉलोइंग पेयर्स जोड़ने हैं। कैपिटल किसका है? कार्ल मार्क्स का है, सबको पता है। तो ए का चार वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, और टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। लेकिन तो भी आपको देखना चाहते हो अगर आपके नॉलेज के लिए, तो प्रेजेंट नोटबुक ग्रामसी का है, राइट। एनार्की स्टेट एंड यूनिटी ऑफ नॉजिक का है, एंड थियरी ऑफ जस्टिस रॉल्स का है। जॉन लॉक, नॉलेज इज बेस्ड ऑन। लॉक के अनुसार नॉलेज किसके ऊपर बेस करता है, राइट? एक्सपीरियंस की बेसिस पे, राइट। देखो मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग किसका है? फिर से मतलब बुक्स कितने इंपॉर्टेंट, कितने सारे क्वेश्चन बुक्स पे है, या तो बुक या तो उसकी मेजर कंसेप्ट, उससे ज्यादा वो डेप्थ में जा ही नहीं रहे, राइट। ये किसका है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, राइट। ये मैक्यूली का है ना।
हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज अ डिफेंडर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम का डिफेंडर, जो मतलब एकदम इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए कुछ भी हद तक, एक फेमस कोट है ना कि मतलब 99 लोग भी अगर एक चीज कह रहे हैं और एक लोग कुछ अलग कह रहा है तो उसको वो कहने दो, उसको राइट बनता है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है, राइट। इसलिए जेएस मिल को लिबर्टी का सबसे ज्यादा मतलब डिफेंडर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम कहा जाता है। कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये किसका बुक है, फिर से जेएस मिल का बुक है ये। मतलब बुक्स देखो आप, कितने सारे क्वेश्चन बुक्स पे है, कितने अच्छे से आपको करना पड़ेगा वो बुक्स का सेक्शन। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, किसका है ये, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लॉक का है। देख लीजिए कितने बुक्स है, इसलिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आई प्रीफर लिबर्टी विद डेंजर, राइट, आई प्रीफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट इस बुक में दिया गया है, ये किसका है। तो आपको दो हिंट्स दिए हैं, एक तो स्टेटमेंट दिया है, अगर आपको स्टेटमेंट भी नहीं पता होगा तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक का नाम है, तो ठीक है चलो स्टेटमेंट नहीं पता होगा, बुक पता है, या बुक पता होगा, बुक पता नहीं है लेकिन स्टेटमेंट पता है, मतलब किसी भी एंगल से आपको दो दो हिंट्स दिए हैं, राइट। इसका आंसर है रूसो, है ना। प्लेटो ने कौन सा बुक, पॉलिटिक्स किसका है, एरिस्टोटल का है, गया, राइट। निकोमेकी नीतिश पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, एरिस्टोटल का है, ये भी गया, राइट। तो दो बचते हैं इसमें से, लेकिन एक पता है हमें कि ये जो है ये प्लेटो का है, एपोलॉजी। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेक्शन, राइट, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें लगभग 9 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं गांधी और अंबेडकर पे। चलो देखते हैं, ये सोर्सेस रेफर कर सकते हैं, विदु चक्रवर्ती पांडे इनका, या मॉडर्न पैंथम का बुक है, या इग्नू का स्टडी मटेरियल, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक बुक और इग्नू का स्टडी मटेरियल, राइट। तो गांधी के अनुसार अनासक्ति क्या है, अनासक्ति, ठीक है, उसमें शक्ति वर्ड भी है, तो शक्ति का ट्रूथ से या पॉवर्टी से या वेलफेयर से कोई संबंध कैसे हो सकता है, शक्ति वर्ड यूज किया हुआ है, तो नॉन अटैचमेंट है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। In oceanic circle there will be a ever widening never ascending circles. In oceanic circle whose statement is this, एक तो oceanic circle एक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी चीज there will be ever widening never ascending circle, मतलब आपका घर अच्छा है, आपका फैमिली अच्छी है तो आपका गांव अच्छा है, आपका गांव अच्छा है तो आपका ब्लॉक अच्छा है, आपका ब्लॉक अच्छा है तो आपका डिस्ट्रिक्ट अच्छा है, आपका डिस्ट्रिक्ट अच्छा है तो स्टेट अच्छा है, स्टेट अच्छा है तो पूरा नेशन अच्छा है ना। ये एम के गांधी का, राइट, गांधी जी का कंसेप्ट है ये ओसेनिक सर्कल का, नहीं स्टेटमेंट भी। ये 2021 का क्वेश्चन है और 2022 में ये क्वेश्चन आया था। हु वाज द फॉलोइंग यूज द कंसेप्ट ओसेनिक सर्कल, इतना इजीली पूछा गया था, मतलब कितना इंपॉर्टेंट बनता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, है ना। मतलब कंसेप्ट कंसेप्ट पूछी, उसका ऑथर पूछा, स्टेटमेंट पूछा, कंसेप्ट भी दे दी, बुक पूछा, इसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। अनटू द लास्ट, मतलब लास्ट तक, ठीक है। ये जो एक्चुअली थोरो से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे गांधी, और फिर इससे इन्फ्लुएंस होकर कौन सा कंसेप्ट लेके आए थे। अब अनटू द लास्ट, लास्ट मैन की बात कर रहे हैं, उनका वो तालिस्मान, उनका जो कोट है वो भी फेमस है, राइट। जो एकदम अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उसके बारे में सोचो और फिर पॉलिसी बनाओ, डिसीजन ले लो, अगर वो उसको फायदा पहुंचा रहा है तो वो डिसीजन अच्छा है। तो अनटू द लास्ट, नई तालीम तो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो उनकी एजुकेशन का टेक्निक है। ट्रस्टीशिप मतलब पूरा अलग कंसेप्ट है, ये तो आपको पता है। सत्याग्रह मतलब ट्रूथ सीकिंग, वो भी अलग कंसेप्ट है, तो बचा ऑप्शन एक ही है। और सर्वोदय वर्ड में ही है, सब लोगों का उदय, लास्ट मैन का भी, है ना। ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ये तो अंबेडकर इनके राइटिंग्स में हमें मिलता है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। एनिलेशन ऑफ कास्ट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें भी मिलता है ना। और एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ये वाला, हु आर द शूद्राज इज एसोसिएटेड विथ, ये बुक भी बी आर अम्बेडकर इनका है, राइट। जॉन डेवी हैज इन्फ्लुएंस, जॉन डेवी इन्होंने एक एजुकेशनिस्ट थे, एक डेमोक्रेटिक
थिंकर थे, इंटेलेक्चुअल थे, इन्होंने किनको इन्फ्लुएंस किया है? B.R. अम्बेडकर इनको इन्फ्लुएंस किया है। ये नेट में एक बार आ चुका है क्वेश्चन। सप्तंग थ्योरी किसका है? ये तो मतलब इतना इजी क्वेश्चन दे दिया आपको, वो क्या है वो पूछा भी नहीं है, बस इतना ही पूछा है कि ये थ्योरी किसका है, कौटिल्य का है। हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये बुक किसका है? तो देखिए ये 3 थिंकर तो आपके सिलेबस में है भी नहीं, बस सावरकरी तो है, और पता भी नहीं होगा तो भी पता है सबको हिंदुत्व आइडिया किसका है, राइट। थर्ड सेक्शन है पॉलिटिकल थ्योरी, लगभग 29 क्वेश्चन है इसमें। तो ये सेक्शन जो है वो ओवरलैप हो जाता है जो पहला सेक्शन था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। तो मिला लीजिए लगभग 50 क्वेश्चन 2 साल में आया, मतलब लगभग 75 में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इन 2 सेक्शन में आएंगे, 25 क्वेश्चंस लगभग आएंगे। 25 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम दिस 2 सेक्शंस, पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, राइट। मतलब देयर आर टोटल 75 क्वेश्चंस एंड लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम दिस 2 सेक्शंस। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, स्टेट, sovereignty, citizenship, human rights, gender and feminism, etc. These are all theories, right? And contemporary issues will be there. मैंने सजेस्ट लास्ट टाइम भी ये किया था कि एंड्रयू वुड का जो पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दोनों भी अच्छी बुक है, कोई भी एक बुक अच्छी तरीके से रेफर करिए, मोस्टली ये करिए। पॉलिटिकल थ्योरी जो राजू भार्गव और अशोकाचार्य का बुक है और ओपी गौबा का बुक है, तो एंड्रयू हेवुड और गौबा दोनों में से कोई भी एक बुक कर सकते हैं, और अल्टरनेटिव के लिए पॉलिटिकल थ्योरी छोटा सा राजू भार्गव का बुक रखिए, कोई भी 2 बुक यूज करिए, एक बुक सफिशिएंट नहीं होगा, कोई भी 2 बुक यूज करिए। तो रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस की बात कौन करता है? जब स्टेट को कंसेप्चुलाइज करता है तो आइडियोलॉजिकल स्टेट और रिप्रेसिव स्टेट, ऐसे 2 अपैरेटस होते हैं। आइडियोलॉजिकल मतलब चर्च है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज है, जो आइडियोलॉजिकल अपैरेटस होता है स्टेट का, फैमिली वगैरह सब कुछ। और एक रिप्रेसिव अपैरेटस होता है, लॉ, जुडिशरी, पुलिस, राइट, लॉ ऑर्डर जो मैकेनिज्म होता है। ऐसे 2 अपैरेटस में कौन बात करता है? अल्थुजर करता है, राइट। एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लियर रोट दिस बुक। इन्होंने कौन सा बुक लिखा है? इन्होंने मॉडर्न स्टेट ये बुक लिखा है, ठीक है। अब ऐसे 1-2 क्वेश्चंस आएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोल सकती, इनके स्टेट है ही थ्योरी में। मिलीबैंड पोलंजा जो दोनों भी एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे, उनका एक डिबेट था बहुत अच्छा, ठीक है। वो डिबेट पूछा है, तो वो डिबेट किसके ऊपर था? स्टेट का क्या रोल होता है कैपिटलिज्म में, इसके ऊपर था। और याद रखिए इसमें मिलीबैंड और पोलंजाज में आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि स्ट्रक्चरलिस्ट कौन है और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन है। तो कैसे याद रखना है? मिलीबैंड के स्पेलिंग में देखिए यम के बाद आया है, तो मिलीबैंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, ठीक है। मिलीबैंड क्या है? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। तो बचा स्ट्रक्चरलिस्ट कौन है? पोलंजाज है, जिसका लास्ट यस से लास्ट एंड होता है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, स्ट्रक्चरलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिज्म। Who among the following thinkers is defender of access to advantage? Access to advantage, इसको डिफेंड, इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को डिफेंड किसने किया है? इसका आंसर है जे है कोहेन, राइट। Who makes the distinction between negative liberty and positive liberty? ये तो मतलब एकदम ही सिंपल दे दिया आपको, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी बर्लिन करता है। पेटिट का फ्रीडम फ्रॉम डोमिनेशन है, राइट। बर्लिन इज ऑथर ऑफ कौन सा बुक लिखा है बर्लिन ने? 4 Essays ऑन लिबर्टी। देखो 2-2 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है लक इगलिटेरिज्म, ये किसका कंसेप्ट है एक्चुअली? एसोसिएटेड विथ, इसके 2 आंसर्स दिए थे, एक है कोहेन और दूसरा है डॉर्किन। इन दोनों से एसोसिएटेड है ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, और आप लोग जाके खुद भी देख सकते हो, कोई भी बुक खोलो जो 3 महीने दिए थे उसमें से मिलेगा आपको ये। हु डिस्क्राइब द डेमोक्रेसी एज अ टायरनी ऑफ मेजोरिटी? लास्ट टाइम डिस्कस किया था टॉकवेले, राइट, जब वो अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर अपना बुक लिखता है उसमें है ये। Who among the following advocates the entitlement theory of justice? Entitlement theory of justice, जस्टिस आप लोग पढ़ोगे, इक्वेलिटी का सेक्शन पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस किसका है? नॉजिक का है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये जो उसका बुक है उसे मिलेगा।
ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग थियरीज एसोसिएटेड विद द थियरी ऑफ रिसोर्स इक्वालिटी, रिसोर्स इक्वालिटी की बात कौन करता है, याद रखिए वर्ड रिसोर्स इक्वालिटी, डॉर्किन करता है। और फिर कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात कौन करता है, मैंने पहले ही बोला था कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी कौन है, रॉल्स, वॉल्जर, डॉर्किन, मिलर। वॉल्जर करता है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात। हर एक सोसाइटी में अलग अलग मायने होते हैं हर एक चीज़ के, उस हिसाब से देखना चाहिए। और रॉल्स का जो होता है ना कि एक बेसिक प्राइमरी गुड्स होते हैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ठीक है। या अहमद सेन का कैपेबिलिटी का अप्रोच है, ये कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है सब में होनी चाहिए, ऐसे नहीं है। इसको क्रिटिसाइज करता है वॉल्जर और बोलता है कि नहीं, जो भी चीज़ होती है किसी भी एक गुड का मीनिंग हर एक सोसाइटी हर एक कल्चर में अलग अलग होता है, उसका इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है, उस हिसाब से मेजर करना चाहिए, ठीक है। देन द आइडियोलॉजी एसोसिएटेड विद कंसेप्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब एब्सेंस ऑफ स्टेट होता, बिल्कुल ही स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी होता तो मार्क्सिज्म होता, या एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है। अब कम्युनिटेरियनिज्म में तो नहीं है, एनवायरमेंटलिज्म तो ऐसी कोई बात नहीं करता है, लिबरलिज्म तो नेसेसरी विल बोलता है स्टेट होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल ही एब्सेंस, एनार्किज्म, राइट। अब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और स्टेट को लिंक करने वाला थिंकर चाहिए। लॉक भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करता है, लेकिन इन दोनों को लिंक करना है। तो किसने किया है, टी.एच. ग्रीन ने किया है, एक सोशल डेमोक्रेटिस्ट है, याद रखिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लिबर्टेरियन थिंकर। अब देखो ये दो क्वेश्चंस आए थे सेम क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। 2021 के क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चंस आए थे। एक था, ये कैसे ट्रैकल करना है देखो, एक ये क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग इज लिबर्टेरियन, राइट। मैं हाईलाइट करता हूँ वर्ड्स को, लिबर्टेरियन। और एक क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग इज कम्युनिटेरियन, ठीक है। तो इन चारों में से एक ही लिबर्टेरियन है और इन चारों में से एक ही कम्युनिटेरियन है। अगर इन चारों में से एक ही कम्युनिटेरियन है तो बाकी तीन लिबर्टेरियन हो गए, और यहाँ पे भी एक लिबर्टेरियन है तो बाकी तीन कम्युनिटेरियन हो गए। तो यहाँ पे सैंडल, सैंडल यहाँ पे भी है, ठीक है। वॉल्जर, वॉल्जर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। टेलर, टेलर यहाँ पे नहीं है। रॉबर्ट नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक यहाँ पे है, ठीक है। तो लिबर्टेरियन मतलब एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म की जो बात करता है, जो पहले एंटाइडमलिन थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात कर रहा था, ठीक है। ये तीन मोस्ट डोमिनेंट लिबर्टेरियंस है, रॉबर्ट नॉजिक, फ्रीडमन, हायेक और फ्रीडमैन। ये तीनों जो है वो लिबर्टेरियन है, ठीक है। तो नॉजिक लिबर्टेरियन थिंकर बन गया। और ये तीनों कम्युनिटेरियन थिंकर्स है। चार्ल्स टेलर, टेलर का क्रिटिसिज्म भी आपको पता है, रॉल्स का जो टेलर क्रिटिसाइज करता है, माइकल सैंडल का भी क्रिटिसिज्म है, और वॉल्जर का भी क्रिटिसिज्म है। तो ये जो तीनों हैं ये कम्युनिटेरियन थिंकर्स है ना। तो कम्युनिटेरियन थिंकर कौन है इसमें से, वॉल्जर, और इसमें लिबर्टेरियन थिंकर है रॉबर्ट नॉजिक। तो ये तीनों मोस्ट डोमिनेंट कम्युनिटेरियन थिंकर्स है, और ये तीनों सबसे ज़्यादा डोमिनेंट लिबर्टेरियन थिंकर्स है, याद रखिए। इनके बुक्स, इनके आइडियाज पे ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। चार्ल्स टेलर इज नोन फॉर हिज वर्क, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात करता है टेलर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नोन फॉर कैपेबिलिटी अप्रोच, अभी मैंने बात की कैपेबिलिटीज की, कैपेबिलिटी अप्रोच आप सबको पता है, ठीक है, अहमद सेन। और फेमिनिज्म थिंकर, एक फेमिनिस्ट थिंकर भी है जो कैपेबिलिटीज की बात करती है, मार्था नुसबॉम, याद रखिए मार्था नुसबॉम। हु कंपेयर्ड द लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स दैट ऑफ एंशियंट्स, तो मतलब एंशियंट्स की लिबर्टी और मॉडर्न्स की लिबर्टी। तो एंशियंट्स की लिबर्टी क्या थी ये पहले जानते हैं। एंशियंट्स की लिबर्टी मतलब उनके लिए वो सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना, एक सिविक रिपब्लिकनिज्म की बात करता है, एक डिलिबरेशन डिस्कशन करना, वो लिबर्टी थी उनके लिए, ठीक है। तो एंशियंट्स की लिबर्टी और मॉडर्न्स की लिबर्टी। अभी इंडिविजुअलिज्म जो है
ये आइडिया बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने दिया है इन दो लिबर्टीज को कंपेयर करके। ये मतलब कुछ भी ऑप्शन दे दिए है, इसका कोई संबंध नहीं है। पिकेटी इकोनॉमिक्स पे लिखता है, समीर अमीन तो मतलब डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट में बोलता है, ठीक है। राइट्स एज ट्रम्प इज लिंक्ड विथ, एक क्वेश्चन आया था 2020 में 21 में सॉरी, तो ये है डॉर्किन की, ठीक है, राइट एज ए ट्रम्प। और 2021 में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रोनाल्ड डॉर्किन्स राइट्स एज ए ट्रम्प, उसका एक एक्सप्लेनेशन पूछा था। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, बेसिक राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर टेक मोरल एंड लीगल प्रेसिडेंस ओवर नॉर्म्स, इसलिए राइट्स एज ए ट्रम्प्स, राइट्स क्यों बोला है उसको, ठीक है। तो ओनली सी होगा उसका आंसर। Thin multiculturalism views some cultural differences as occurring between liberals and non-liberals, and thick multiculturalism views all cultural differences as disagreements between group and already agree on liberal values। क्या है थिक और थीन, ये तो समझ में आ रहा है, उसके बाद क्या दिया है, all cultural differences as disagreements between groups and already agree on liberal values। अगर डिसएग्रीमेंट्स है तो वो क्यों एग्री करेंगे लिबरल वैल्यूज पे, फिर सोसाइटी में कुछ दूसरे मार्क्सिस्ट नहीं होंगे, या कुछ फेमिनिस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट नहीं होंगे, या कुछ ऐसे मतलब कॉन्जर्वेटिविस्ट भी होंगे, ठीक है। वो कैसे एग्री करेंगे लिबरल वैल्यूज पे, थोड़ी सब लोग एग्री करते हैं। तो कुछ भी मतलब स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। मल्टीकल्चरलिज्म विद सम कल्चरल डिफरेंसेस ऑकरिंग बिटवीन लिबरल्स एंड नॉन, मल्टीकल्चरलिज्म मतलब बस लिबरल्स एंड नॉन लिबरल्स इतना ही है क्या, उसके बीच बाइनरी के बियॉन्ड भी जाना चाहिए। तो दोनों भी स्टेटमेंट फ्रॉड है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। मतलब मल्टीकल्चरलिज्म मतलब बस ये दोनों बाइनरी नहीं होती कि हाँ ये लिबरल से और ये नॉन लिबरल से, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे आइडियोलॉजीज है। पर्सनल इज पॉलिटिकल, इतना इजी क्वेश्चन किया है कि कौन सी आइडियोलॉजी है, फेमिनिज्म है, राइट। सबसे पहले एरिस्टोटल डिवाइड करता है कि पर्सनल मतलब फैमिली का जो है डोमेन, और पॉलिटिकल मतलब पब्लिक डोमेन है, डिवाइड करता है, वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करता है एक डोमेन को, और बाद में फिर इसको क्रिटिसाइज करते हैं फेमिनिस्ट स्कॉलर्स। अब देखो बुक्स, ये बुक्स का सबसे इजी होता है क्योंकि एक भी बुक पता होगा तो इजी बन जाता है, दो बुक होंगे तो और इजी बन जाता है। सिमोन द वेवर का बुक कौन सा है, द सेकंड सेक्स, तो ए के फोर वाले दो ऑप्शंस है, एक तो ये है और फिर ये है। फिर बेटी फ्रीडमैन का है द फेमिनिस्ट मिस्टिक, राइट, थर्ड, तो बी का थर्ड दोनों भी जगह पे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी बी का 3 दिया है, यहाँ की भी बी का 3 दिया है। सुजान मोलो रोकिंग का बुक एक फेमस बुक है, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, राइट, तो 2, डी का 2 होना चाहिए, तो ये क्या ऑप्शन में डी का 2 है, ठीक है। मुझे 3 बुक्स तो पता थे, मुझे ये बुक नहीं पता था, लेकिन तो भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, ठीक है। उनका बुक क्या है, वो फीमेल इंच, ठीक है। लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू फॉर लॉज दैट गिव वुमेन फॉर्मल इक्वालिटी, राइट, क्या बोल रहे हैं, लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू फॉर लॉज दैट गिव वुमेन फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ये परफेक्ट है। लिबरल फेमिनिस्ट जो होते हैं फॉर्मल इक्वालिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करती है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बोलते हैं। फॉर रेडिकल फेमिनिस्ट द प्रिवेलेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेक्स इनइक्वालिटी, पैट्रियार्की पे सीधा टारगेट करते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट। दोनों भी स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, राइट। सो ये जो है, राइट, जेरमी बेंथम द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म रिडिक्यूल्ड नेचुरल राइट्स एज अ प्रीमियस फिक्शन, या नॉनसेंस अपॉन स्टील्स बोलता है, राइट, नेचुरल राइट्स को। एंड ह्यूमन राइट्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ से आए थे, ऐसे बिलीव करते थे लोग या बिलीव करते हैं ह्यूमन राइट्स को। दोनों भी स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कोर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, कोर प्रिंसिपल्स, इसमें सॉरी मैंने नीचे का थोड़ा वो ड्रॉप हो गया है, उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या है, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी भी है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर भी है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो ए बी और डी आएगा, ठीक है। लेजिस्फेयर की बात नहीं करते हैं ये लोग, मतलब कोर प्रिंसिपल में नहीं आएगा वो, ये तीन कोर प्रिंसिपल्स है। इफ योर एम इज लिबर्टी इन डेमोक्रेसी देन यू मस्ट टीच पीपल द आर्ट ऑफ बीइंग फ्री
एंड गवर्निंग देमसेल्व्स, ये किसका है, इनका है, ठीक है। Who among the following defined citizenship as a full and equal membership of the political community? citizenship पे सबसे इम्पोर्टेंटली कौन लिखता है, टी.एच. मार्शल का ही राइटिंग है मोस्टली, और इनका ही कोट है ये, ठीक है। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। आइडियोलॉजी कोड किसने दिया था, डी ट्रेसी ने, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में आगे आने वाला क्वेश्चन है ये। अब एक फोर्थ सेक्शन है डी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम दिस सेक्शन, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर आर सम लाइक रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, इन दो दिस टू अप्रोच विल बी देयर, इनके मेजर लाइक यहाँ पे वुडरो विल्सन आएगा या केहो नाय, जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वगैरह वगैरह बातें करते हैं वो सब आएंगे। रियलिज्म में स्ट्रक्चरल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म, मॉर्गनथॉ से लेके वॉल्ट से लेके सब इसमें आएंगे। फिर कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के हिस्ट्री पे आएगा, है ना, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का जो पूरा हिस्ट्री, पूरे कौन से ट्रीटीज हुए थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से लेके सब, फिर नाम, सार्क, यूनो, आसियान, ईयू, बट नंदलेस इनके बियॉन्ड भी जाते हैं। ब्रिक्स पे भी क्वेश्चंस आएंगे, आसियान पे भी क्वेश्चंस आएंगे, अफ्रीकन यूनियन पे भी, नाफ्ता पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ऐसे नहीं है जरूरी कि इन 4-5 यूनियंस पे मतलब इन पे ही क्वेश्चन, इनके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या पर्टिकुलरली भी चाइना, पाकिस्तान, यूएस, इन 3 नेशंस से मोस्टली क्वेश्चन पूछेंगे इंडिया की पॉलिसी। चलो लगभग 30 क्वेश्चन 2 साल में, मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे आपको 75 में से, 15 क्वेश्चन विल बी देयर। सो दिस आर द मेजर 2 सोर्सेस, बेलिस एंड स्मिथ का द ग्लोबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ एंड्रयू हुड। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर्स है। आप अगर क्या करना है, कोई भी यूनियन का ना, ये जो ईयू है या अफ्रीकन यूनियन है, सार्क है, ब्रिक्स है, सीधा विकिपीडिया पे जाइए, वहाँ पे सब मिलता है कि फाउंडर मेंबर्स कौन है, क्या 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 देखना है आपको। फाउंडर मेंबर्स कौन है सबसे पहले, उसका मतलब सबसे पहले तो ये देखिए कि उसका हेडक्वार्टर क्या है और एक्चुअली फाउंडेशन कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फाउंडर्स मेंबर्स कौन से थे, टोटल मेंबर्स कितने हैं, और लास्ट जो अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया हुआ मेंबर है वो कौन है, यही पूछेंगे, ठीक है। और करंट चेयरपर्सन कौन है, क्या है, मतलब ये 5-6 डायमेंशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वही देखिए विकिपीडिया पे सब मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस का पढ़ाई मोस्टली विकिपीडिया से ही करा है, मतलब मोस्ट लेटेस्ट अपडेट होता है। हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन ये है अद्दिस अब्बास। कहाँ पे है अद्दिस अब्बास, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग, इथियोपिया में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता 1994 में इंप्लीमेंट हुआ था, किन देशों, यूएसए कनाडा, कनाडा मेक्सिको, यूएसए कनाडा मेक्सिको, मेक्सिको यूएसए, वही रिपीट किया है, यूएसए कनाडा। अगर बायोलेटरल होता तो क्वेश्चन पूछते ही नहीं ना, क्योंकि बायोलेटरल हर एक कंट्री के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हट जाते हैं अपने आप से, ये 3 देशों ने मिलकर बनाया है इसलिए पूछा है, ठीक है। Who assumed the presidency of UN Security Council? अब UN Security Council की जो प्रेसिडेंसी होती है अगस्त 2021 की पूछी है। अब देखिए हर एक मंथ में नया चेयरपर्सन होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, पर मंथ चेंज होता रहता है। अगर हर मंथ चेंज होता रहता है तो लगभग 1 साल में 12 प्रेसिडेंट्स हुए, वो क्यों पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए पूछा है क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट बना था, ऑफकोर्स है। कोई इधर उधर का देश होता थोड़ी पूछते हो, नहीं पूछते ना। अभी G20 पे फोकस चल रहा, पूरा G20 पे फोकस है, इस बार क्वेश्चंस पे आने की शंका है, G20 पे आएंगे 100% क्वेश्चंस। विच कंट्री इज द चेयर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो है ना, यूपीएससी में हो या CUTPG में हो या नेट में हो, कुछ ज़्यादा ही प्यार है, नाम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 2019 से 2023 पे कौन सा देश चेयर कर रहा है नाम को, अजरबैजान कर रहा है, याद रखिए। फिर से नाम, अब नाम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कौन था, एक्चुअली मूवमेंट क्या थी, नेहरू, ठीक है, और उस टाइम के नासिर या इन लोगों ने तो स्टार्ट किया था। वो नए नए फ्रीडम मिले हुए देश थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, ग्लोबल साउथ के देश थे, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, आशियन देश थे। सो दीज ऑल कंट्रीज वर एक्चुअली अगेंस्ट द कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, so how they can support the imperialism? तो E, if you are going to eliminate E,
then all three options are eliminated. Only you are with now only this one option. So these are some tricks. South Asian Association, SAARC, means how many countries are there? 8 countries. India, Sri Lanka, Maldives, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Pakistan and Afghanistan was the latest one, right? And it was founded in 1985, SAARC, right? यूनाइटेड नेशन इज एक्चुअली कॉर्पोरेशन तो नहीं है, वो नॉन गवर्नमेंटल भी नहीं है, सब गवर्नमेंट से उसका पार्ट है, बिजनेस एंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। विच रिवर्स आर कवर्ड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी? अभी भी रिसेंटली चर्चा में है इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960s में हुई थी, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, बियास, इंडस, झेलम, रावी, सतलज, चिनाब, all rivers are there within Indus water treaty. ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ है ना, and recently India is demanding its reconsideration, some changes, major wars between India Pakistan that took place, ये है 1947, 48, 1965, 1971। 1962 में तो चाइना के साथ हुआ था, तो ये 2 ऑप्शन हट गए, और 65 और 99, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वॉर तो 1971 का हुआ है, जो सीधा बांग्लादेश हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन बचता है। इंडिया और यूएसए के, क्योंकि इंडिया और यूएसए और इंडिया और चाइना और इंडिया और पाकिस्तान, इन 3 देशों का नाम है आपके सिलेबस में, तो आपको अच्छे से कवर करना ही है। इंडिया और यूएसए के बीच में 2020 में बेका हुआ था, ठीक है। टोटल 4 एग्रीमेंट्स थे, ये सबसे लास्ट फाइनल एग्रीमेंट एक था, ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। तो हमने चारों एग्रीमेंट जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के, वो कवर कर दिए, ठीक है। तो ये था लेटेस्ट वन। और यूएस इंडियन न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन अप्रूवल, और वो जो इनेक्ट कब हुआ था 2008 में हुआ है, इंडिया यूएसए न्यूक्लियर, जो ठीक था। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कोर ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म किसकी बात करता है? रियलिस्टिक बनो। पावर और नेशनल इंटरेस्ट, दीज आर द कोर, एनार्की, पावर, नेशनल इंटरेस्ट। और रियलिज्म मोस्ट डोमिनेंट थिंकर्स किसने स्टार्ट किया? रियलिज्म, मॉर्गेनथॉ ने। और जो ये बाकी के देखो, ये जो केओन और नाय कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, लिबरल आइडियलिस्ट थिंकर्स है, वो वॉलेस टिंटो सिस्टम थ्योरी का थिंकर है, मार्क्सिस्ट, न्यू मार्क्सिस्ट, ठीक है। अब मैकियावेली का बुक प्रिंस सबको पता है, ए का 3, सो देयर आर 2 ऑप्शंस, B4, यू लाइक नो नीड टू सी व्हाट इज दैट, सो सी और डी। मॉर्गेनथॉ का कौन सा है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन, एंड वॉल्ट्स का थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, so D is 1, right? Left with this option. Sorry. Yeah, let's go on next. Anne Tickner is known for फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस में लेके आई थी वो, ठीक है। मॉर्गेनथॉ के 6 प्रिंसिपल्स रिवर्स कर दिए थे, है ना। रॉबर्ट क्योन एंड जोसेफ नाय, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, अभी मैंने कहा था। वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट जो प्रोग्राम था जिससे आइडियलिज्म स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म था, उसमें नेशंस लीग की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जो यूएन से पहले था, जो फेल्ड हुआ एक्सपेरिमेंट और फिर यूएन आया, ठीक है। क्या पूछा है? डिटेंट, राइट, इट वाज इन कोल्ड वॉर, इंपॉर्टेंट है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यूएसएसआर, अमेरिका और क्यूबा अभी भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, 1962 में हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अक्टूबर 1962 में, ठीक है। 2 सुपर पावर्स, अब आप गड़बड़ी में यूएसए और रशिया मार के मत आ जाइएगा, क्योंकि रशिया तब था नहीं, रशिया बाद में फॉर्म हुआ है ना, पहले उसका नाम था यूएसएसआर। तो पूरे 4 ऑप्शंस पढ़िए ध्यान से। अरेंज द फॉलोइंग कोल्ड वॉर इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में आके गया इक्वेशंस। अब सुएज क्राइसिस, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, ये तो लेटेस्ट था, मतलब
1989 में ख़त्म हुआ है, तो मतलब वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर सबसे इम्पोर्टेंट पहले होगा क्योंकि 1950 में स्टार्ट हुआ था शायद। तो देखते हैं क्या क्या है। चलो, तो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो 1962 का है, सुएज क्राइसिस 1956, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान 1979 टू 89, वियतनाम वॉर 1955 टू 75, कोरियन वॉर 1950 टू 53। तो सबसे पहले कोरियन वॉर आएगा, तो ई विल बी फर्स्ट। सो दीज आर द टू ऑप्शंस। फिर 1950-53 के बाद है वियतनाम वॉर, डी, देयर इज नो ऑप्शन, आई थिंक डी। If D is not option, then you need to go with the Suez crisis, B, because A will be the latter, right? So this happens. The purpose of the US Marshall Plan, US का जो मार्शल प्लान वो क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये दो वर्ल्ड वॉर्स के बाद मोस्टली जो सब दो ब्लॉक्स हो गए थे कोल्ड वॉर में, तो यूएसएसआर के पास ज़्यादा से ज़्यादा देश ना जाए, इसलिए वो इकोनॉमिक एड देके जो वॉर के बाद जो सब तहस नहस हो गया था उसका रिकंस्ट्रक्शन करना था, राइट? सो तो ये तीनों भी है, यूएस फेवरेबल इमेज क्रिएट करना, इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्डर एक्सेट्रा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्स में यूएस मार्शल प्लान आ जाता है। अब जिनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1925 में। सो ए का 2, देर आर 2 ऑप्शंस, बी का 1, बी का 1, अगेन यू नो नीड टू लुक दैट, राइट? सो एबीएम ट्रीटी और सॉल्ट ट्रीटी, एबीएम ट्रीटी हुई थी 19 आई थिंक 72 में, और सॉल्ट ट्रीटी हुई थी 1979 में। तो डी का 3, सॉरी, राइट, दिस विल बी द आंसर। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पैलेस्टाइन अथॉरिटी इन द यूनाइटेड नेशन? पैलेस्टाइन का स्टेटस क्या है? नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, है ना? व्हेन वाज पंचशील एग्रीमेंट? 1954, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो हुआ था। नेट में भी आया था एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? का की फीचर नहीं है। टू बूस्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, या टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद इंडो पैसिफिक नेशन, बिल्कुल। टू इमर्ज एज रीजनल सुपर पावर, ऐसे थोड़ी होता है की फीचर। तो आप किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में या किसी भी डॉक्यूमेंट में आप थोड़ी ऐसे लिखोगे कि हमें सुपर पावर बनना है और वगैरह वगैरह। ठीक है, आप स्पीचेस में वगैरह बोलते हो, लेकिन किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में थोड़ी बोल सकते हो। और टू सिक्योर एक्सेस टू कैपिटल, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ जाएगा, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक एंगेजिंग इंडिया, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी एंड बॉम्ब? इसका है स्ट्रोप टैबलेट। अभी कुछ अजीब थोड़े क्वेश्चंस होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, लगभग 36 क्वेश्चन, मतलब लगभग 18 to 20 questions will be there from 75 questions, and 36 questions will was like was the figure right? So from 2 years there were 36 questions, so almost 18 to 20 questions per year। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए आपको ये, ठीक है। तो कौन सा है? प्रियम्बल है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, दीज आर ऑल योर सिलेबस, राइट? These are the 3 sources, right? So ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें इंडियन स्कॉलर्स इन्वॉल्व है, राइट? तो वो वहाँ पे कवर हो जाता है। एम लक्ष्मीकांत और डी बसु में से कोई भी एक बुक रेफर करिए। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही बल्कि बुक्स है, मुझे नहीं इनमें जाना, तो उड़ान ओनली आईएएस का जो उड़ान है, उनका उड़ान 2.0 लास्ट ईयर आया था, और अब शायद आएगा उड़ान 3.0 आएगा इस साल। तो या तो उड़ान 2.0 या उड़ान 3.0 में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हो, या अगर आपको उसकी पीडीएफ, उड़ान फर्स्ट की पीडीएफ अवेलेबल है, तो छोटा सा 130-40 पेजेस में पूरा दिया हुआ है प्रिसाइजली, तो वो पढ़ सकते हो आप इन दोनों बुक्स को, अगर आपको पढ़ना ही नहीं है तो, ठीक है, पॉलिटी के लिए। और ये तो पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, राइट? कौन था?
नेहरू थे। बाकी की क्या क्या कमेटी थी ये सब यहाँ पे है, आप यू कैन हैव जस्ट स्क्रीनशॉट। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार पटेल, एंड दीज वर द 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। राइट, क्वेश्चंस आते हैं 52 से 62 तक ये आर्टिकल्स जो है, मतलब एकदम आपका जो 51A जो ड्यूटीज है वो खत्म होने के बाद सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स है ना, ठीक है। 7th शेड्यूल में क्या है, यूनियन लिस्ट भी है, स्टेट लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। शेड्यूल्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, देखिए ये 7 शेड्यूल पे हो गया, फिर फेडरल सिस्टम पे आया। अब फेडरलिज्म मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर है। अब फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो लिस्ट है पावर डिवाइड की गई है। फेडरल सिस्टम इज पावर रिमेन सेंट्रलाइज। अब डिवीजन किया हुआ है तो सेंट्रल कैसे रहेगा, तो ये दो ए सही है तो बी बिल्कुल गलत है। अगर बी को ड्रॉप करोगे आप लोग तो 3 ऑप्शन हट जाएंगे और बस ये रहेगा, बाकी के ऑप्शन पढ़िए भी मत। Which schedule of the Constitution of India contains the provision related to the anti-defection law? Anti-defection law अभी बहुत चर्चा में है। Anti-defection law 52nd अमेंडमेंट 1885 राजीव गांधी जब पीएम थे, ठीक है, इससे हमने 10 शेड्यूल लाया। 7 शेड्यूल पे आ गया, 10 शेड्यूल पे क्वेश्चन आ गया। 9 शेड्यूल में हमेशा आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट से कौन सा शेड्यूल डाला गया है, पहले 73rd अमेंडमेंट है क्या। 73rd अमेंडमेंट एक लोकल पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, एक रूरल एरियाज में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात करती है। और लगभग अब बहुत सारे स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन, लेकिन सेंट्रली 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स की बात है। तो इससे हमने 11 शेड्यूल डाला। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हमने 11 शेड्यूल डाला है। अब इसमें पंचायत की पावर क्या क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस है, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी पंचायत के अंडर आता है, रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर होम्स एंड टेनरीज ये नहीं है पंचायत का काम। तो ये 3 है, राइट, और चौथा नहीं है, इसका ये आंसर आएगा। फिर आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द म्युनिसिपैलिटीज। अब ये लोकल गवर्नेंस का देख लिया हमने 73rd अमेंडमेंट। अब म्युनिसिपैलिटीज और अर्बन गवर्नेंस का है 74th अमेंडमेंट जो भी 1992 में ही हुआ था, और इससे हमने डाला 12 शेड्यूल। तो 11 शेड्यूल लोकल गवर्नमेंट्स का है और अर्बन गवर्नमेंट का 12 शेड्यूल है। 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ है। 9 शेड्यूल जो फर्स्ट अमेंडमेंट से डाला गया था, जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में अलग अलग लॉज है उसमें, ठीक है, 51 में फर्स्ट अमेंडमेंट से। 8 शेड्यूल में ये सब लैंग्वेजेस है। 7 शेड्यूल में सब ऑल लिस्ट्स है, राइट। 5th 6th शेड्यूल क्या है पता है आपको, शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज। 4th शेड्यूल में लगभग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सीटें राज्यसभा की, उसके बारे में है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल्स तो इमोलमेंट्स वगैरह, पहला शेड्यूल तो स्टेट्स वगैरह सब है। तो दीज आर ऑल शेड्यूल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12, राइट। ये 52 अमेंडमेंट से हुआ है, ये 73, ये 74, और 9 शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से हुआ है। बाकी 7 पहले से ही थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बाकी देख लीजिए 5th 6th भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 5th से लेके 12th तक क्वेश्चंस आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 में। 356 में प्रेसिडेंशियल रूल की बात किया है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ड्यूरेशन क्या था, 2 years 11 months 17 days। 2 years 11 months 17 days। Which part of the Constitution of India deals with the fundamental rights। fundamental rights कौन से पार्ट में है, पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स।
विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सबको, मतलब वो सिटीजन हो ना हो, सबको फंडामेंटल राइट्स कौन से अवेलेबल है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 25 to 28, 15. So some of them are available only to the citizens, like जैसे कि आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19, 29 and 30, these are available to only citizens. और इसके बियॉन्ड जो भी है वो सबको अवेलेबल है, ठीक है, तो ऑल पर्सन, अब ई हट जाएगा, ठीक है, बाकी के लगभग सबको अवेलेबल है, मतलब ए बी सी डी सबको अवेलेबल है, ई बस सिटीजन्स के लिए है। इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ, ये क्वेश्चन आया था 2021 में, इंडियन पार्लियामेंट किससे बनती है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ऑल ऑफ दिस, बताइए। और फिर ये क्वेश्चन आया था 2021 में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, प्रेसिडेंट दिया है, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, मतलब देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। 79, आर्टिकल 79 क्या कहता है? देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस नोन रिस्पेक्टिवली एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दिस और यहाँ पे आएगा ए बी सी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस, ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है क्योंकि ये गलत आर्टिकल दिया था, आर्टिकल 330 है, ठीक है, आर्टिकल 330 बात करता है एक्चुअली, ये ड्रॉप हो गया है क्वेश्चन। Which of article of the Constitution of India states the Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President on the advice of Prime Minister? कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 74 है, ठीक है, और स्टेट में आर्टिकल 163। सॉरी, इसका आंसर है ये एक मिनट, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 75 आएगा, ठीक है, मिक्सचर जैसा है, अजीब सा, मतलब Who among the following is, इसके लिए मैंने बोला था कि वो थोड़ा ऑक्सफोर्ड कंपेरिजन टू इंडियन पॉलिटिक्स पढ़िए क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। बोलो कैपिटलिस्ट, ये टर्म किसकी है? जो बिग बिग फार्मर्स थे ना, उसके लिए यूज किया था लॉयड रुडोल्फ और सुजने रुडोल्फ, इन्होंने बोला कैपिटलिस्ट, जो गांव में बिग बिग लैंडलॉर्ड्स फ्यूडल्स थे। हु एक्सप्लेन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया एज अ डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिके, ये जेम्स मैनर करता है। ये क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। हु कॉइन्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोशल डॉक्यूमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सोशल डॉक्यूमेंट किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया, कितने हैं बताइए? 7 है या 8 है? 8 है, राइट। कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो आप लोग, कौन सी है? बीजेपी और कांग्रेस तो सबको पता है, बाकी की 6 पार्टीज कौन सी है? चलो सीपीआई और सीपीआईएम और 2 हो गई, तो बच्ची 4 कौन सी है? 1999 और 1998 में बनी तृणमूल और एनसीपी, वो दोनों भी हो गई, तो और 2 बची है। दीज आर 8 पार्टीज, बीएसपी और कौन सी बची थी? पीपल्स पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कॉनराड संगमा जो मेघालय के सीएम थे, अभी इलेक्शन चल रहा है, उनकी पार्टी भी है। तो दीज आर द 8 पार्टीज। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट जो था आर्टिकल 356 के रिलेटेड था, फ्लोर टेस्ट होगा, प्रेसिडेंट रूल ऐसे इस्टेब्लिश नहीं होगा, ऐसे गवर्नमेंट टॉपल नहीं की जाएगी, ठीक है।
कर्नाटक के सीएम थे वो। सरकारिया कमीशन जो 1983 में, क्या क्या काम था सरकारिया कमीशन का? फेडरल एस्पेक्ट्स पे था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर बना गया था ये। Which of the constitutional provision don't come within the legislative jurisdiction of the legislature of state? अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अमेंड करने का पावर, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर स्टेट के पास है नहीं। तो ए बी सी डी, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 तो उनके पास है नहीं है, और आर्टिकल 33 में भी उनका कोई रोल नहीं है। तो ए बी सी डी उनका रोल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकते हैं, तो वो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 है उनके पास, लेकिन बाकी के 4 तो नहीं है। Which constitutional amendment ended पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कैटेगरीज ऑफ स्टेट एंड इम्प्लीमेंटेड स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट? ये था 7th अमेंडमेंट 1956, 4th ऑप्शन, राइट। Which constitutional amendment abolished privileges and privileges of the former rulers of princely state? 26th Amendment Act, ठीक है, इंदिरा गांधी ने किया था 1971 में। Which of the following article were not inserted by 42nd constitutional amendment? 42nd जो amendment सबसे important question था, क्योंकि 42nd amendment act पे ही questions आते हैं, there were most of the questions। आर्टिकल 21A जो कि 2009 में मतलब हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया उसको, और 31A तो कोई बात ही नहीं होती है, तो फिर ये 2 नहीं है, बाकी के 3 डाले गए थे, 39A, 43A, 48A। तो A and B इज नॉट देयर। एंड वही क्वेश्चन पूछा है कि विच वर नॉट इंसर्टेड, सो A and B वर नॉट इंसर्टेड। कौन से इंसर्ट किए गए थे, वो क्या क्या थे देखिए। 42nd अमेंडमेंट से कौन से वर्ड्स डाले गए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ए बी सी, ठीक है, इसका आंसर आएगा ए बी सी। Which constitutional amendment lowered the voting age of 21 years to 18 years? 61 अमेंडमेंट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट है और फेमस भी है। इजी क्वेश्चंस थे। स्टेटमेंट किसका है? द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट टू बी रेज्ड to a level of dogma so as to enable the judiciary to function as a kind of super legislature or super executive। ये A.K. अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनका स्टेटमेंट है जो एक इम्पॉर्टेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, है ना। स्टेटमेंट्स पूछते हैं, कंसेप्ट्स पूछते हैं, बुक्स के नाम पूछते हैं, मेजर अमेंडमेंट्स के डेट्स, ईयर्स पूछते हैं, या वो किससे रिलेटेड है वो पूछते हैं। ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया क्योंकि गलत था क्वेश्चन, एक्चुअली है क्या, ये है रियलिटी। सो आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो सुपर मतलब एडवाइजरी रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का, प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करता है। सो ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अगर होगा तो प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब यस, सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव एडवाइस, इट्स नॉट कंपल्सरी और बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट टू गिव द एडवाइस। लेकिन अगर डिस्प्यूट विल बी देयर ऑन द प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की कोई ट्रीटी है या एग्रीमेंट है या कॉवेनेंट है, कॉवेट है, तो इसके ऊपर अगर कुछ होगा या सनद है या एंगेजमेंट है या अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है प्री कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें कुछ इशू अराइज हो रहा है, दिस विल बी द एससी मस्ट गिव एडवाइस, इट्स बाइंडिंग। यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है, यहाँ पे बाइंडिंग है। अब एससी सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ एडवाइस मानना है कि नहीं है, वो प्रेसिडेंट मे और मे नॉट फॉलो द ओपिनियन। तो यहाँ पे देखो जो पब्लिक इंपॉर्टेंस और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, देना है तो दे सकता है, नहीं देना है तो नहीं दे सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा, और इन दोनों भी केस में प्रेसिडेंट एग्री कर भी सकता है, मान भी सकता है, नहीं भी। पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, या पार्लियामेंट के पास ही तो पावर है। एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूट हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी, कर सकता है। एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर ईच स्टेट, कर सकता है। अपॉइंटिंग जजेस लाइक अपॉइंट जजेस टू द हाई कोर्ट्स, अब
जजेस को हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स में अपॉइंट करना किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है, पार्लियामेंट का तो है नहीं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को और कॉलेजियम रिकमेंड करता है, ठीक है। तो ई हट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास। विच वॉज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? पीआईएल की सबसे पहले रिपोर्टेड केस ये है, खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस क्या आती है आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, या तो आप उसका स्टडी करके मतलब देख लीजिए एटलीस्ट क्या है टॉपिक। रीजन और असर्शन, पावर ऑफ judicial review is considered as a part of basic structure doctrine, and Supreme Court is endowed with the power of judicial review to ensure judicial independence and protection of rights. Yeah, both A and R correct, and R is a correct explanation of A. The powers within the supervisory jurisdiction of high courts are both administrative and judicial in nature. बिल्कुल सही है। Article 227(1) gives high courts power of superintendence over all courts and tribunals within their. Both A and R are correct. R is sorry, both A and R are correct, and R is a correct explanation of A, क्योंकि सुपरवाइजरी रोल की ही बात हो रही है। मिनिस्टर शाल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शाल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, ये भी सही है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल मिनिस्टर की बात हो रही है, यहाँ पे ऑल मिनिस्टर्स की बात हो रही है जो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो दो स्टेटमेंट सही है अपने अपने जगह पे, लेकिन इनमें कोई संबंध नहीं है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी विल बी आंसर। Which of the following is incorrect about मनी बिल? मनी बिल पता है आपको, आर्टिकल 110, राइट। अब जो मनी बिल होता है वो मोस्टली लोकसभा को ज़्यादा पावर्स है, क्योंकि और लोकसभा में ही फर्स्ट वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, और स्पीकर उसके ऊपर सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है। अगर स्पीकर ने सर्टिफाई किया, जैसे आधार के ऊपर किया था कि ये मनी बिल है, तो वो मनी बिल है, ठीक है। हाँ, उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाके, लेकिन एज ऑफ नाउ पार्लियामेंट में नहीं क्वेश्चन कर सकते हो। तो बोथ ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय इक्वल पावर्स नहीं है, बस लोकसभा को ज़्यादा पावर है, ठीक है। वही एक अलग एस्पेक्ट है। अदरवाइज अमेंडमेंट करना है या जो भी है, सब जगह पे फिर इमरजेंसी है, कुछ भी है, तो दोनों हाउस को सेम पावर है। बस यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स जो है, मनी बिल है, वहाँ पे लोकसभा को ज़्यादा पावर है। तो ये चौथा गलत है, ये इनकरेक्ट है। इक्वल पावर्स नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। बजट होता है 112, आर्टिकल 112, राइट। फिफ्थ सेक्शन है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। लगभग 9 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन तो आज तक आए नहीं है, 2 साल में 9 क्वेश्चन है। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम्स, अप्रोचेस, मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिजीम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लगभग 1 घंटा हो गया है, और एक हार्डली हम 15-20 मिनट में, मतलब 15 to 20 minutes वी विल कवर द होल 150 MCQs ऑफ 2 years, राइट। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जैसी जो हो रही है, एंड कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये जो हॉग हैरूप इनका बुक था, मैंने दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडर्न अप्रोचेस टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स? मॉडर्न अप्रोचेस क्या क्या है? बिहेवियरल मॉडर्न है, 1960s के बाद ही आया है। स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच भी लेटेस्ट है, मतलब उसी अराउंड सिस्टम अप्रोच भी नया है। तो ऑल ऑफ द अबव। कौन से मेजर थिंकर से याद रखिए, इसमें पूछ सकते हैं इस साल। Who among the following is not a classical elitist? क्लासिकल एलिटिस्ट कौन कौन है? परेटो, मोस्का और मिशेल, ये तीनों क्लासिकल एलिटिस्ट है। इनके नाम भी हम एक साथ लेते हैं ना, मोस्का, मिशेल एंड परेटो। तो शुम्पिटर क्लासिकल में नहीं आता, लेकिन वो भी एक एलिटिस्ट थिंकर है, लेकिन नॉट अ क्लासिस्ट। तो इसका आंसर ए आएगा। ये तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्लासिकल है, शुम्पिटर क्लासिकल नहीं है। अब क्या दिया है स्टेटमेंट कि द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ट्रेस्ड इन मैग्ना कार्टा, ठीक है। स्टेट डूमा इज रशियाज नेशनल लेजिस्लेचर, ठीक है, पता है नहीं पता, चलो। सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब सेंटर और स्टेट के बीच में अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेंटर और यूनिट्स में, उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं।
वो डिवीजन ऑफ पावर है, वो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों में हॉरिजेंटली सेपरेट होना, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। और डिवीजन मतलब अलग अलग हायरार्की के साथ, या मतलब सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स है, उसको डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। तो ये सी गलत है, देखिए, तो सी तो गलत हो गया, और बाकी के ए, बी और डी सही है। ठीक है, अब ये फैक्ट्स है, पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ डीमा रशिया का नेशनल लेजिस्लेचर है, कनाडा इज पार्लियामेंट एंड फेडरल पॉलिटी है। तो ए और डी तो पता हो, सही है ही, और बी आपको अगर पता भी नहीं होगा तो ए और डी पता है, तो फिर तो भी आंसर आ जाएगा। Who among the following defined politics as the authoritative allocation of values? Easton, फेमस डेफिनेशन है। ईस्टर्न, ऑलमैन, पॉवेल, ये सब फेमस थिंकर्स है। Who coined the term catch all party? ऑटो क्रिस्चैमर, इसका है। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या है, मैंने अब डिस्कस किया था, मेरे नोट्स में भी था। कोऑर्डिनेशन विद इन गवर्नमेंट सोसाइटी, कंटेस्टिंग इलेक्शंस, रिक्रूटमेंट, टॉप कैडर, रिप्रेजेंटेशन, ये सब फंक्शंस है। अब आप मुझे बताइए कि मतलब ए बी सी डी आ जाएगा उसका फंक्शंस, ये लेजिस्लेशन फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ी होता है, ये तो लेजिस्लेचर का फंक्शन होता है, तो ये नहीं है, बाकी सब आएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 20th अमेंडमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का 20 अमेंडमेंट पूछा है। ये था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो लिंकन के टाइम में हुआ था। ये अब कुछ फैक्ट्स है जो पता होने चाहिए। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ, पार्लियामेंट जो कहेगा वही सुप्रीम है, जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर नहीं है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन का है ये इंट्रिंसिक हिस्सा। पार्लियामेंट इज सॉवरेन। हाउस ऑफ कॉमन्स इज द लोअर चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में ही है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यप, पब्लिक पॉलिसीज, मतलब इसमें मोस्टली पब्लिक पॉलिसीज कहा गया है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं सब। देखेंगे 6 क्वेश्चन है 2 साल में, हार्डली 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एम लक्ष्मीकांत का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो विद्युत चक्रवर्ती और प्रकाश चंद का है। ये दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़िए ठीक से, और इनिशियली 3-4 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड? मतलब जो मनरेगा है, इसमें मिनिमम सेंटर अपनी तरफ से एटलीस्ट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देता है, और स्टेट फिर जैसे कि राजस्थान है, उन्होंने 50 डेज और ऐड कर दिए, तो ऐसे कोई एक स्टेट गवर्नमेंट आप और ऐड कर सकता है जो भी है, लेकिन मिनिमम 100 डेज तो सेंटर की तरफ से मिलता है। देखिए, Which one of the following is not a type of public policy by Theodore Lowy? Theodore Lowy रेगुलेटरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिडिस्ट्रीब्यूटिव की बात करता है, लेकिन वेलफेयर पॉलिसी की बात वो नहीं करता है। द बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टेलर का है। Which of the following is are the correct Hawthorne experiment? Hawthorne experiment जो हुआ था, it was a pioneering study of how individuals behave in the organization, बिल्कुल सही है। It was carried out at Hawthorne Works of Electric Work Company, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए, ओनली ए, उस कंपनी का इलेक्ट्रिकल कंपनी है, अलग नाम है, हाउथॉर्न वर्क्स वगैरह नहीं है। हु इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी? हर्बर्ट सिमोन। ये जो कंसेप्ट है ना, आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए लास्ट टाइम सीयूटीपी जो यूजीसी नेट जेआरएफ का कंबाइंड एक प्लेलिस्ट है, उसमें सब कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट कंपेरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, ये सब ऐसे जो मेरी वीडियोस है वो रेफर करेंगे आप, सब ये मिल जाएगा आपको। अब गेम थ्योरी में पूछा गया है, ठीक है, अब इसमें आपको पता है नहीं पता नहीं, ए बी सी डी इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैंने बस एक ही चीज़ की, द कंडीशंस ऑफ गेम थ्योरी आर ऑलवेज अप्रोक्सीमेटेड इन रियल लाइफ। ये ऑलवेज वगैरह वर्ड्स में थोड़ा बिलीव नहीं करता हूँ, यूपीएससी में थोड़ा एक ट्रिक होता है कि ऑलवेज, नेवर, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, तो मैंने ई एलिमिनेट किया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ए बी सी डी। तो देख लीजिए गेम थ्योरी क्या है, उसमें मैंने डिस्कस की हुई है, लास्ट सेक्शन है, राइट, लास्ट 4-5 स्लाइड्स लास्ट सेक्शन है, जनरल इश्यूज ऑन कंटेम्पररी रिलेवेंस,
ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज। आज तक तो ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, दो क्वेश्चंस आते हैं पर ईयर। हो सकता है ज़्यादा आए इस बार क्लाइमेट चेंज पे मोस्टली, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा चर्चा में है अभी। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स और एंड्रे होड, ये दो बुक इंपॉर्टेंट है। एमडीजीज, अभी एमडीजीज मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अभी एसडीजीज है। तो प्रोमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन वगैरह कुछ है नहीं उसमें, ये तीनों है, पॉवर्टी एंड हंगर दूर करना है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात है, जेंडर इक्वलिटी, एम्पावरिंग वुमेन वगैरह सब है। लेकिन साउथ साउथ कोऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ फालतू का नहीं है, मतलब फालतू का ये नहीं है, साउथ साउथ कोऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन इन जनरल आप पूरे यूनिवर्सल एमडीजीज है, एसडीजीज है ना, तो आप सब कंट्रीज के लिए बात कर रहे हो, तो उसमें साउथ साउथ का अलग से कौन बात करेगा। ग्लोबल जस्टिस इज वाइटल फॉर, क्या है इसका आंसर? ग्लोबल जस्टिस किसके लिए है वाइटल फॉर? रॉल्स, समीर अमीन, थॉमस पिकेटी, थॉमस फोगे? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। मैं नहीं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सम नेशंस लैक स्टेट्स, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, इसका आंसर इन्होंने ABCD दिया है, ऑल 4। कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ क्वेश्चन था ये। Some nations lack states, some states lack national identity, some nations occupy more than one states, some states contain more than one nation वगैरह वगैरह। कुछ ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट तो करिए आप भी। Problems of global environmental change pose a serious challenge to democratic political system as it currently exists, and we need a thicker conception of citizenship like environmental citizenship that obliges citizens to inculcate environmentally sensitive behavior। अब environmental citizenship और एनवायरमेंटल सेंसिटिव बिहेवियर, ये थोड़ा ठीक है। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज, ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज की बात कर रहे हैं, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे एज अ चैलेंज है, और यहाँ पे एनवायरमेंटल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है अपनी जगह पे, लेकिन इनका कुछ समन याद नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा पेयर। तो बोथ ए एंड ए आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये उसका आंसर होगा, ठीक है। So this was all about 150 questions that we had discussed, right? So मतलब हमें पता चला कि एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं। मोस्टली बुक्स थे और कंसेप्ट्स, याद रखिए कोई भी थिंक करके, ये बुक्स है 4-5 इंपॉर्टेंट, और उसके ये मेजर 4 के मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी किसका है, कैपेबिलिटी अप्रोच किसका है, राइट, प्रिंस वगैरह, ये सब बुक्स है। तो देखिए बुक्स, कंसेप्ट्स, मेजर कुछ फेमस स्टेटमेंट्स, यही पूछेंगे। मेजर अमेंडमेंट्स क्या है, कोई केशवानंद भारती जैसे जुडिशियल मेजर वर्डिक्ट्स क्या है। ज़्यादा कुछ डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो यूनिक है, जो मेजर है, जो स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। लगभग 70-75 मिनट्स में हमने लगभग 150 क्वेश्चंस देखे लास्ट 2 साल के, और आपको अंदाज़ा आ गया है कि कैसे पूछते हैं, कौन से सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किस डेप्थ में आए हैं। ये सब जो बुक्स मैंने सजेस्ट किए थे वो आप पढ़ सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, देख सकते हो। और लगभग 3 महीने हैं, जून में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट एंड बी इन टच। टेलीग्राम चैनल पे आप जो लिंक दिया हुआ है हर एक स्लाइड में नीचे, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। 2 टेलीग्राम चैनल्स के दिए हैं मैंने यूज़र नेम्स, और यूट्यूब चैनल है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव है, 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने, तो आप लोग ये आपके फ्रेंड्स कलीग्स को भी शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करिए ज़रूर। थैंक यू।